हाय गाइस, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल आप लोगों के सामने मैं अकाउंटिंग रेशियोज के टॉपिक को कवर कर रहा था, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में 5B तक के क्वेश्चंस करा दिए थे। अब हम 6th क्वेश्चन पे स्टार्ट हैं। 6th क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, एज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो इज 1.5:1 स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इंप्रूव रिड्यूस नॉट अल्टर द करंट रेशियो। अब देखो, अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे पीछे, उसमें हमें ये बताना था कि वो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या नॉट अल्टर होगा, तो हम उसे न्यूमेरिकल से कैलकुलेट करके निकालते थे। यहाँ पे इन्होंने हमसे रीजन पूछा है तो ऑब्वियसली हमें रीजन ही देने होंगे। चलो, तब हम इसको बनाने का तरीका देखो। इसमें ये मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है, चलिए नंबर 1 इसमें कह रहा है रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स। अब देखो, करंट एसेट्स को हमने बेचा, तो करंट एसेट्स हम बेचेंगे तो क्या होगा, हमारा करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कितने का, जितने का हम करंट एसेट्स बेचेंगे, लेकिन उतने ही अमाउंट का करंट एसेट्स डिक्रीज भी हो रहा है। जैसे मान लो हमने डेटर्स को रियलाइज कर दिया या हमने स्टॉक अपने बेच दिए, स्टॉक बेचे तो हमारा स्टॉक रिड्यूस होगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो करंट एसेट्स तो जितना था उतना ही रहेगा, करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट अल्टर, पहला केस नॉट अल्टर। आप जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, आप उस तरीके से लिख के इसको बना सकते हैं कि ऐसा रीजन क्यों हुआ है। तो चलो, हमने लिख दिया नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ CACL, ठीक है, आर इफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शंस। जिस ट्रांजेक्शन से ना तो करंट एसेट्स इफेक्ट हो रहा है ना करंट लायबिलिटीज इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओनली आप लिख दोगे वन करंट एसेट्स कन्वर्टेड इन अदर, ठीक है। यानी जैसे भी हमने कहा कि करंट एसेट्स में हमारा कैश जो है वो कन्वर्ट होकर, सॉरी, स्टॉक जो है वो कन्वर्ट होकर कैश में आ गया, तो बस सिर्फ वो कन्वर्ट हुआ है, बाकी कुछ हुआ नहीं था। तो ऐसे हम सेकंड केस पे आ रहे हैं। सेकंड केस में क्या है बेटा, इसमें कह रहा है पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हम पे कर रहे हैं, तो करंट लायबिलिटीज को पे करेंगे तो करंट एसेट्स रिड्यूस होगा, चूंकि उतने पैसे हमारे यहाँ से गए, ठीक है, और उतनी का ही करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज होगा। तो हम पहले लिख देते हैं, देखो हमारा रीजन क्या है, बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज डिक्रीज विद सेम अमाउंट, दोनों जो है एक ही अमाउंट से डिक्रीज और इंक्रीज होगा। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, जैसा सोचो यहाँ पे डेढ़ एक दे रखा है, 1.5:1 है, तो ऊपर मान लो 50,000 रुपये का करंट एसेट्स रिड्यूस हुआ, तो ऊपर तो 1 लाख रुपये हो गया, नीचे भी करंट लायबिलिटीज 50,000 का रिड्यूस हुआ, तो नीचे 50,000 हो गया, तो ऊपर में 1 लाख, नीचे में 50,000 काटोगे तो ये क्या होगा। चलो, जैसे मैं आपको एक नोट बना के दिखा देता हूँ छोटा सा, कि अब जैसे मैं आपको एक रफ दिखा रहा हूँ कि ऊपर हमारा 1,50,000 था, ठीक है। हमने क्या किया, करंट लायबिलिटीज को पे किया, तो 50,000 हमारा कैश चला गया, नीचे भी हमारा 1 लाख रुपये था, 50,000 हमने पे कर दिया, तो हमारा नीचे भी 50,000 रिड्यूस हो गया, तो ऊपर हो गया 1 लाख और नीचे कितना हो गया बेटे 50,000, 50 के लिख देता हूँ 1000, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो गया। 2:1 तो पहले से तो ये इंप्रूव हो गया ना, तो आप इसको लिख दोगे इम्प्रूव। क्यों हुआ, ये रीजन हमने लिख दिया, बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज डिक्रीज विद द सेम अमाउंट, ठीक है। अब ऐसे ही हम थर्ड केस पे आ रहे हैं। थर्ड केस हमारे पास कह रहा है, अब यहाँ कहता है BR डिसऑनर। BR डिसऑनर हुआ, तो अब देख, तो यहाँ भी वही सेम केस हो रहा है, देख रहे हो कि ना तो करंट एसेट्स घट रहा है ना बढ़ रहा है, सिर्फ वो कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में। तो आप लिखेंगे नाइदर करंट एसेट्स नॉट करंट लायबिलिटीज आर इफेक्टेड। मोटा मोटा फॉर्मेट है कि आप ध्यान लगा लो, बाय दिस ट्रांजेक्शंस ओनली वन करंट एसेट्स जो BR है इज कन्वर्टेड इन अदर करंट एसेट्स डेटर्स। जो BR है वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गया और कोई इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी आप ये लिख देंगे नॉट अल्टर हुआ। तो रीजन लिखना ही मेन है। चलो, हम फोर्थ टॉपिक पे आ गए। फोर्थ में क्या कह रहा है बेटा, देखो अब कह रहा है क्या, सेल ऑफ गुड्स एट पार। हमने गुड्स को बेचा, तो गुड्स को बेचेंगे तो क्या होगा, करंट एसेट्स जितने का स्टॉक गया उतना ही कैश आ गया, तो कोई हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ भी वैसे ही नॉट अल्टर लिखेंगे, नॉट अल्टर क्यों हुआ, ये सेम वाला स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ सेम एज अर्लियर। मैं क्यों लिखूँ सेम एज अर्लियर, ये वाला ही सेम हो गया कि नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लायबिलिटीज आर इफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शंस, ओनली वन करंट एसेट्स। अब हमने क्या कहा, गुड्स को बेचा है, तो वन करंट एसेट्स यहाँ पे लिखोगे इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इन अनदर करंट एसेट्स जो कैश है, बस कैश लिखो या डेटर्स लिखो, दोनों में, क्योंकि हम उधार बेचे होंगे तो डेटर्स में, और ये तो ये आपका भी हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ पे आ रहे हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है बेटा, फिफ्थ में कह रहा है सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो, सेल ऑफ गुड्स अगर हम प्रॉफिट पे बेचेंगे तो स्टॉक तो उतने का घट गया, मान लो 50,000 का, लेकिन बिका कितने का, प्रॉफिट पे, यानी 60 या 70,000 का। तो करंट एसेट्स अगर देखोगे ऐसे, चलो देखो हमने ये देखा है कि 150 का हमारा था, अब हमने 50,000 का स्टॉक बेचा, तो 50 तो हमने ये माइनस कर दिया, लेकिन अब हमारा जो बिका है वो 60,000 का बिका, तो 60 ऊपर हो गया, सॉरी, तो ये 60,000 का हमारा बिक गया। अपॉन में क्या लोगे बेटा, अपॉन में वैसे 1 लाख, चुके नीचे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो देखो 150 में 50 गए, 1,60,000 हो जाएगा। तो जो नया रेशियो आया 1.6:1 हो गया, पहले था 1.5:1, अब 1.6 हो रहा, तो इंक्रीज हुआ ना, तो आप क्या लिखोगे, वैसे इंप्रूव हुआ, तो आप लिख दोगे इंप्रूव।
अब क्यों इंप्रूव हुआ तो वो हमें रीज़न लिखना है, तो इंप्रूव लिखेंगे क्या चीज़ कि करंट लायबिलिटीज रिमेन अनचेंज, तो करंट लायबिलिटीज रिमेन अनचेंज। करंट लायबिलिटीज में तो कोई चेंज हुआ नहीं, बट करंट एसेट्स जो है वो क्या हुआ, वो चेंज हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे बट करंट एसेट्स चेंज विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फिफ्थ के बाद अब सिक्स्थ हो गया हमारा सेल ऑफ गुड्स एट लॉस। अब हम लॉस पे बेचेंगे, तो देखो यहाँ पे लॉस पे बेचेंगे तो वैसे सेम हो गया, करंट लायबिलिटीज रिमेन अनचेंज, आपने ये लिख दिया रिमेन अनचेंज, क्योंकि नीचे तो कोई चेंज हुआ नहीं। बट करंट एसेट्स अब क्या होगा, यहाँ पे देखो प्रॉफिट से करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ था तो वो रिड्यूस भी तो होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे भी मैंने जो पिछला एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया, तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया 50,000 का स्टॉक 60 में बेचा तो फायदा था, 50 का स्टॉक 40 में बेचता तो ये क्या हो जाता, 150 में 50 माइनस वेट तो ये 1 लाख, और इसमें 40 प्लस होता तो 140 अपन में 1 लाख यानी 1.4 तो रिड्यूस होता ना, तो इसी को हमने लिख दिया ये रिड्यूस हो गया। अब आप रिड्यूस लिख दिए, अब क्यों रिड्यूस हुआ रीजन बता दो आप कि करंट लायबिलिटीज रिमेन अनचेंज बट करंट एसेट्स चेंज, या डिक्रीज वर्ड लिख दो आप यहाँ पे, डिक्रीज विद द अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस। अब लॉस की वजह से ये चेंज हुआ है। सेवंथ में कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ देखो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने कैश खरीदा है, कैश खरीदा तो क्या हुआ, जितने का हमने एसेट्स खरीदा उतने का ही हमारे पास कैश चला गया, तो कहेंगे नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लायबिलिटीज चेंजेस, दोनों में से कुछ नहीं बदला, बिकॉज ओनली वन करंट एसेट्स कैश कन्वर्टेड, अदर करंट एसेट्स स्टॉक में कन्वर्टेड इन अदर करंट एसेट्स। बस ये आप लिख दिए, तो ये भी नॉट अल्टर आपका बोर्ड आ गया, नॉट अल्टर, यानी करंट एसेट्स जितने का हुआ था उतने का कैश आपके पास से गया, और स्टॉक की जगह आप इन्वेंट्री टर्म भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सेवंथ हो गया। अब ऐसे ही हम फिर 8 में आ जाते हैं। चलो 8 में परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। अब हम देखो गुड्स खरीदें तो करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ, तो लिखोगे, तो अब यहाँ पे लिखोगे आप कि बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, बाय द सेम अमाउंट, कि जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हैं दोनों सेम अमाउंट। जैसे मैंने हमने यहाँ पे भी हमारे पास देखो, जैसे कि एग्जांपल देख लें कि 150 पहले से था, ये 50 बदल गया, और नीचे 1 लाख था, ये भी 50 से चेंज हो गया, क्योंकि हमने 3 महीने के उधार खरीदे तो लायबिलिटीज भी बढ़ गया। अब ऊपर हो गया 2 लाख 12 और नीचे हो गया 1.5 L। इसको आप करोगे तो ये पहले के कंपेरिजन में क्या हुआ, तो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। आप हटा के देख, मैंने डिवाइड करके देख लेना, निकल के आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया रिड्यूस, 8 हो गया। ऐसे ही आपके पास 9 हो जाएगा बेटे। 9 में आपके पास कह रहा है क्या, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। देखो हमने फर्नीचर बेचा तो करंट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा, कैश बेच रहे हैं तो लिखेंगे करंट एसेट्स इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ कैश, करंट एसेट्स तो बढ़ गया कैश के अमाउंट से, बट करंट लायबिलिटीज अनचेंज, करंट लायबिलिटीज में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया। तो अब ऊपर वाले पैसे बढ़ रहे हैं, नीचे बढ़ा नहीं, तो जैसे 150 में 50 बढ़ गया तो 2 लाख बटे में 1 लाख, तो हमारा जो ये रेशियो है वो क्या हुआ, वो इम्प्रूव हो गया। अब ऐसे ही हम 10th टॉपिक को ले लेंगे, वो भी ले लो। तो मैंने क्या कहा, अब हमने बेचा क्या है, सेल ऑफ मशीनरी ऑन ए क्रेडिट ऑफ 5 मंथ्स। हमने मशीन बेचा है 5 मंथ्स के क्रेडिट पे, तो मशीन बेचा है 5 मंथ्स के क्रेडिट पे, तो करंट लायबिलिटीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, करंट लायबिलिटीज इज अनचेंज। बट करंट एसेट्स को आप देखो तो करंट एसेट्स क्या हुआ है, वो इंक्रीज हो गया विद द अमाउंट ऑफ डेटर्स, करंट एसेट्स इंक्रीज विद डेटर्स, जो आपका अमाउंट ऑफ डेटर्स है उससे वो इंक्रीज हो गया। तो आप क्या करोगे, इसमें भी ऊपर वाला इंक्रीज हो रहा है, नीचे तो कुछ हुआ नहीं, तो ये इंप्रूव हो। अब 11th है आपके पास, 11th में क्या है, सेल ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस। अब हमने एसेट्स बेचा, यानी जमीन बेचा, तो नॉन करंट एसेट्स है वो हमने बेचा है, अब उसका असर क्या होगा, तो नाइदर, दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कहेंगे नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लायबिलिटीज चेंज, दोनों में से कोई चेंज नहीं हुआ, चूंकि डिफर्ड टर्म लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम बेच रहे हैं, तो इसका जो असर होगा वो नॉट अल्टर हुआ, नॉट अल्टर। आप ऐसे करके ले लीजिए। मैंने अभी आपको टॉपिक 12th नंबर बताया, 12th में क्या है, परचेज ऑफ मोटर कार फॉर कैश। तो हमने मोटर कार खरीदा, तो इससे क्या हुआ कि मोटर कार खरीदेंगे तो करंट एसेट्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज विद अमाउंट ऑफ कैश, करंट एसेट्स घट गया कैश की वजह से, और करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका जो असर होगा वो क्या हुआ, ऊपर में घट गया है, तो रिड्यूस लिख दोगे आप। 13 में है परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन ए क्रेडिट ऑफ 4 मंथ्स। हमने 4 महीने के क्रेडिट पे एक बिल्डिंग खरीदा। तो अब आप एक बात समझो, बिल्डिंग खरीदा तो क्या हुआ, करंट एसेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो बिल्डिंग आया वो तो नॉन करंट एसेट्स है। अब हमने क्या किया, करंट एसेट्स की जगह लेकिन करंट लायबिलिटीज पे हमारे फर्क पड़ रहा है, तो हमने करंट लायबिलिटीज पे फर्क पड़ रहा है। करंट लायबिलिटीज पे आप क्या दिखाओगे, तो हमने 13 क्वेश्चन दिखाया। अब देखोगे, लिखोगे करंट एसेट्स डू नॉट चेंज,
while current liabilities increase by amount of building, बिल्डिंग जितने का आप खरीद रहे हो वो तो आपके क्रेडिटर्स बन गए, तो उतनी अमाउंट से तो आपके करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा था। देखो ऊपर वाला बढ़ा नहीं है, नीचे का बढ़ गया, यानी दोनों, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब ये 13 तक हो गया, हम 14, 15, 16 ये 3 चीज़ बचे हैं, इसे भी फटाफट कर देता हूँ, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। परचेज ऑफ ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस। अब हमने देखो एक प्लॉट खरीदा है लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस पे, तो इसका असर क्या होगा, चलो इसको भी हम देखते हैं वैसे ही। तो देखो रीजन में क्या लिखोगे आप, तो नाइदर करंट एसेट्स, चूंकि प्लॉट खरीदे हैं तो करंट एसेट्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो आप लिखोगे नाइदर करंट एसेट्स नॉर करंट लाइबिलिटीज चेंज। ना तो करंट एसेट्स में चेंज हुआ, ना ही करंट लाइबिलिटीज में चेंज हुआ, ओनली नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज अफेक्टेड। तो सिर्फ नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लाइबिलिटीज इफेक्ट हो रहा है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप लिखोगे नॉट अल्टर, ये आपका टॉपिक हो गया। ठीक है, ऐसे हम 15 भी कर लेते हैं। कह रहा है कि रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स विच वाज अवेल्ड फ्रॉम ए बैंक, हमने एक बैंक से लोन लिया था उसको हम रीपेमेंट कर रहे हैं, तो देखो रीपेमेंट करोगे तो क्या होगा, रीपेमेंट करेंगे तो हमारा जो लाइबिलिटीज होगा अनचेंज रहेगा, करंट लाइबिलिटीज रिमेन अनचेंज है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। नॉन करंट लाइबिलिटीज में चेंज हो रहा है, अनकरेंट इसमें तो करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, बट हम जब पे करेंगे तो उससे हमारा एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा। तो अब लिखोगे बट करंट एसेट्स रिड्यूस्ड, क्योंकि हमने लोन पे किया है, बाय अमाउंट ऑफ कैश आप लिखना चाहो तो वो भी लिख दो, किस चीज़ से रिड्यूस हुआ, जो हमने कैश पेड किया। तो अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, करंट एसेट्स ऊपर में डिक्रीज हो रहा है, यानी 1.5 लाख में मान लो 50,000 तुमने पे कर दिए, तो हमने क्या बताया था 1.5 लाख में 50,000 पे कर देंगे, तो ऊपर तो हो गया 1 लाख, और नीचे क्या था, नीचे तो करंट लाइबिलिटीज भी 1 लाख था ही, तो न्यू रेशियो क्या आ गया, ये 1:1 ही हो गया ना, तो पहले से रिड्यूस हो गया, आप इसको रिड्यूस करके लिख देते हो। अब एक लास्ट है, ये कर लीजिए 16th, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब हमने शेयर्स इशू किया, तो देखो एक चीज़ है, करंट एसेट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, तो करंट एसेट्स इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, कैश रिसिप्ट की वजह से करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया, बट अब यहाँ करंट लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, अब वो बदला नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ऊपर इंक्रीज हुआ तो आप लिखोगे इंप्रूव, ये इंक्रीज हो गया। इस तरीके से आपके सारे टॉपिक जो है कवर हो गए, आप आराम से बना सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। जाते जाते चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे जरूर से शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिस यू ऑल द वे।